जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का इस समय रनिंग में है, चल रहा है और आशा है कल आप लोगों ने सामान्य हिंदी और हिंदी का पेपर बहुत अच्छे से किया होगा। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का, क्योंकि 20 फरवरी को यानी कि कल आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और इस इंग्लिश के पेपर में आज संपूर्ण क्लास देखा जाएगा। 100% यहीं से आ जाएगा, आप लोगों को प्रश्न मिल जाएंगे और इन प्रश्नों को देखने के लिए, लगातार समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोगों को बता दें, इसके बाद में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की क्लासेस हैं और अन्य क्लासेस हैं। उन सबको प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करके आप अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या कहता है। पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय फौज यानी आज़ाद हिंद फौज, प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार के साथ समाप्त हो जाने की योजना बनाती है कि जब जापान की हार हुई तो समाप्त हो जाता था। सुभाष बोस वाज किल्ड इन ए प्लेन एक्सीडेंट व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, सुभाष चंद्र बोस जब अपने टोक्यो की ओर जा रहे थे तो उस समय एक हवाई विस्फोट में या हवाई दुर्घटना में, प्लेन की हवाई जहाज़ की दुर्घटना में मारे गए। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, कि कई नेताओं ने इस विचार को पसंद नहीं किया, ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ कंट्री, कि इंडिया यानी भारत ऐसे सहायता से अपना स्वतंत्रता प्राप्त करे, लाइक जापान, जापान जैसे देश की सहायता से। एंड हर फैसिस्ट एलीज, और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ वह नहीं पाना चाहती थी। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द वार, लेकिन युद्ध के अंतिम समय, अब समाप्त होने के समय के दौरान, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सर्व टू होल्ड अप ड्रॉपिंग स्पिरिट्स, सर्व मतलब सेवा किया, टू होल्ड अप मतलब ऊपर उठाने का, द ड्रॉपिंग स्पिरिट्स मतलब गिरती हुई आत्मा का, ऑफ नेशनलिस्ट मतलब भारतीयता की, राष्ट्रीयता की गिरती हुई आत्मा को इंडियंस एट होम, भारतीय लोगों में ऊपर उठाने का काम किया। हु वेयर फीलिंग हेल्पलेस, जो असहाय प्रतीत होते थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड और निराश प्रतीत होते थे। दे सेट बिफोर ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपुल, उन्होंने भारतीय लोगों के सभी भागों की ओर ये व्यवस्थित किया, इंक्लूडिंग दोज, उनको भी मिलाते हुए, सर्विंग इन द आर्मी, सेना में सेवा करने का, एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म मतलब राष्ट्रीय साहस और देशभक्ति की भावना को उन्होंने व्यवस्थित किया। व्हिच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो दोनों तरीके से प्रेरणादायक था, एंड इनोबलिंग और श्रेष्ठ था। देयरफॉर, इसलिए, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जब देश ने या सरकार ने अपना निर्णय घोषित किया, टू प्रोसिक्यूट सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर्स, कुछ भारतीय राष्ट्रीय यानी आज़ाद हिंद फौज के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दोषारोपण किया, फॉर ट्रीजन मतलब धोखे का, बिकॉज दे हैड ब्रोकन दियर ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का जो शपथ लिया था उसे तोड़ा था। देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, तो वहाँ पर राष्ट्रीयता की विरोध की एक लहर आ गई। देयर वेयर मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल, एक भारी आंदोलन छिड़ गया, संकेत हो गया। देयर वेयर
persistent demands, एक तीव्र मांग उठी that the officers should be released, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए। अब इसमें हमसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार का परिणाम क्या था। तो द डिफीट ऑफ जापान रिजल्टेड, जापान की हार का परिणाम था इन द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स गोइंग अवे, परिणाम स्वरूप मतलब आज़ाद हिंद फौज समाप्त होने जा रही थी। एंड सुभाष बोस डेथ इन ए प्लेन एक्सीडेंट, और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में होती है व्हाइल ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब वो अपने टोक्यो की यात्रा पर जा रहे थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल नॉट लाइक, बहुत से लोगों ने कौन सा विचार नहीं पसंद किया। तो मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया, बहुत से लोगों ने इस विचार को पसंद नहीं किया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद असिस्टेंस ऑफ ए कंट्री लाइक जापान एंड हर फैसिस्ट एलीज, कि भारत अपनी स्वतंत्रता की जीत को जापान जैसे और अपने मित्र देशों की सहायता से जीते। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सी वाला क्वेश्चन कह रहा है हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति के उदाहरण को किसने प्रस्तुत किया। तो सुभाष बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब सुभाष बोस और आज़ाद हिंद फौज ने सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियोटिज्म, मतलब साहस और देशभक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसमें डी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू प्रूव, आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, कि यह एक राष्ट्रीयता की विरोध की लहर थी। तो देयर वेयर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का संकेत था। एंड परसिस्टेंट डिमांड्स, और एक तीव्र मांग थी दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीज्ड, कि अधिकारियों को छोड़ दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र किया जाना चाहिए। व्हिच शोज दैट देयर वाज ए वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट, जो दर्शाता है कि यह एक राष्ट्रीयता के विरोध का लहर था। ई वाले में क्या कह रहा है बच्चों, एक एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का था, ई वाला 3 नंबर का है, लेकिन इसमें 3 भाग हैं। इसमें कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, म्यूटिनी शब्द पैसेज में यानी धोखा शब्द के लिए कौन सा अंग्रेजी लिया गया। तो द वर्ड ट्रीजन इन द पैसेज मीन्स म्यूटिनी, पैसेज में एक शब्द ट्रीजन लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, म्यूटिनी होता है। इसके बाद में बी नंबर, इस दूसरा नंबर क्या कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, पैसेज में कौन से शब्द का विलोम एक्विट है। तो पैसेज में एक्विट मतलब निर्दोष, और द वर्ड प्रोसिक्यूट मतलब दोषी कह सकते हैं। इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एक्विट, एक्विट शब्द का विलोम है। अगला क्या कह रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज है जिसका अर्थ क्या है, फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, असहाय और निराश महसूस करना, क्रोधित महसूस करना। तो द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स, जो वाक्यांश फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड है उसका अर्थ है फीलिंग अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब एक मुश्किल या दुखकारी दुखद परिस्थिति को बदलने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करना। एंड फीलिंग एनाइड और क्रोधित और इरिटेटेड या झुंझलाहट महसूस करना बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और
प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स हैज़ ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स। डिस्ट्रैक्शन मतलब बर्बादी होता है, मतलब फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मतलब वनोन्मूलन जिसको हम लोग कह सकते हैं, हैज़ ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता पर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है, ऑफ आवर क्रॉपलैंड्स हमारे फसलों की भूमि की उर्वरता पर। दिस हैपेंस इन टू वेज, ये दो तरीकों से प्रभावित करता है। दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तो है सॉइल इरोजन इंक्रीजेज मैनीफोल्ड एंड द सॉइल लिटरली गेट्स वाश्ड अवे। मुख्य रूप से मिट्टी की कटाव यानी जिसको हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं बढ़ जाता है और मिट्टी सामान्य रूप से बहकर दूर चली जाती है, लीडिंग टू एन एसेंचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स, जो बाढ़ और सूखा का एक महत्वपूर्ण चक्र लेकर के आता है, बर्बादीपूर्ण चक्र लेकर के आता है। बट इक्वली इम्पोर्टेंट इज द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फायरवुड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड्स। और साथ ही साथ इससे जो महत्वपूर्ण है कि ईंधन की लकड़ियों की कमी, ये भी उर्वरता पर मतलब फसलों की भूमि की उत्पादकता पर प्रभाव डालती है। व्हेन फायरवुड बिकम्स स्कैर्स, जब लकड़ी यानी कि जो ईंधन है वो कम होता जाता है, मुश्किल होता जाता है, पीपुल बिगिन टू बर्न काऊ डंग, लोग गाय की गोबरों के यानी उपलों को जलाना शुरू कर देते हैं। क्रॉप वेस्ट और फसलों के जो अवशिष्ट होते हैं उन्हें जलाने लगते हैं। इन मेनी प्लेसेस, कई स्थानों में ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी। मतलब उपले और उपला जिसको हम लोग कंडा कहते हैं देहाती भाषा में, तो उपले और फसलों के अवशिष्ट पदार्थ भोजन पकाने के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स यूज्ड, पौधों का प्रत्येक हिस्सा प्रयोग में ले लिया जाता है। एंड नथिंग गोज बैक टू द सॉइल, और मिट्टी में कुछ भी वापस नहीं जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद, दिस न्यूट्रिएंट ड्रेन अफेक्ट्स क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ये जो पोषक तत्वों की कमी है, वंचित है होने के कारण फसलों के उत्पादकता को प्रभावित करता है। इन एडिशन टू दिस, इसके अतिरिक्त, द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की तकनीकी, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वैरायटीज़, विविध मतलब जो विविधता है, प्रकार हैं कि उच्च उत्पादन के तकनीकी का, ऑन ये लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सच एज नाइट्रोजन, फास्फेट्स एंड पोटास, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फेट है और पोटास है, इन सब का प्रयोग भी प्रभावित करता है। द टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप, पूरी तरीके से जैविक उत्पादन बढ़ रहा है। एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और इस प्रकार से मिट्टी से पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। अब इसमें आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया है बच्चों, वो क्या है, व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब फसलों की वनोन्मूलन का दो हानियाँ क्या हैं। तो भैया, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीजेस सॉइल इरोजन, वनोन्मूलन मिट्टी यानी मृदा अपरदन को बढ़ाता है। व्हिच लीड्स टू फ्लड्स एंड ड्राट्स, जो बाढ़ और सूखा को लाता है। इट आल्सो रिड्यूसेस द सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक फायरवुड, ये ईंधन के ऊर्जा वाले को स्रोत को भी कम करता है। सॉइल डज नॉट गेट बैक एनी न्यूट्रिएंट्स, मृदा कोई भी पोषक तत्व तो नहीं प्राप्त करती है। एज इट्स एवरी पार्ट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एनर्जी, क्योंकि इसका प्रत्येक हिस्सा भोजन पकाने की ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। बी नंबर यानी दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी,
भोजन पकाने का मुख्य भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो काऊ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज, मतलब गाय के गोबर यानी उपले जिसको कह सकते हैं, और फसलों के अवशिष्ट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग एनर्जी, भोजन पकाने की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसमें से अगला कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन सॉइल, हरित क्रांति का तकनीकी का मृदा के ऊपर मुख्य प्रभाव क्या है? तो द टेक्नोलॉजी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो हरित क्रांति की तकनीकी है, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑन ए लिमिटेड डाइट, एक सीमित संसाधन में उच्च उत्पादन प्राप्त करना की विविधता ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसमें केमिकल यानी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होता है, सच एज नाइट्रोजन, फास्फेट एंड पोटास, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फेट है, पोटास है, प्रोडक्शन गोज अप, इससे उत्पादन बढ़ जाता है, एंड सो डज द ड्रेन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और इस प्रकार से मिट्टी से पोषक तत्व समाप्त होते जाते हैं। इसमें से अगला पूछ रहा है बच्चों, डी नंबर पूछ रहा है, हाउ कैन द सॉइल बी इनरिच्ड, फसलों मतलब मिट्टी को यानी मृदा को कैसे पोषक बनाया जा सकता है? तो द बायोमास कैन इनरिच द सॉइल, यानी कि जैविक उर्वरक मृदा को क्या कर सकते हैं? पोषक बना सकते हैं। अगला इसमें से कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इफेक्ट, पैसेज में इफेक्ट का अर्थ कौन सा शब्द है, मतलब इफेक्ट का सिनोनिम क्या है? तो इम्पैक्ट है, दोनों का अर्थ होता है प्रभाव। इसमें से अगला आप लोगों से कह रहा है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ माइनर, माइनर का अपोजिट, माइनर मतलब सूक्ष्म, इसका अपोजिट क्या है बच्चों? तो मेजर है। और पूछ रहे हैं, व्हाट डज द फ्रेज बायोमास मीन इन द पैसेज, बायोमास का मीन क्या है, अर्थ क्या है पैसेज में? तो बायोफ्यूल है, जिसको जैव ईंधन कहते हैं। राइटिंग सेक्शन है, जिसमें कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, मतलब नीचे दिए गए विषय वस्तुओं में से किसी एक पर आप 100 से 150 शब्दों में एक निबंध लिखिए, लेख लिखिए। जिसमें क्या कह रहा है बच्चों? अर्ली राइजिंग है, अर्ली राइजिंग मतलब जल्दी जागना, हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब स्वास्थ्य ही धन है, और योर प्लान फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए आपकी योजना। इसमें से आपको किसी एक पर लिखना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ इज़ वेल्थ में क्या है? हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य एक वास्तविक धन है, दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, जो जीवन को कैसा बनाता है? एक बहुमूल्य रहने योग्य बनाता है। ए हेल्थी बॉडी एंड माइंड आर इसेंशियल फॉर अचीविंग आवर गोल्स एंड ड्रीम्स। ए हेल्थी बॉडी मतलब एक स्वस्थ शरीर, एंड माइंड और दिमाग यानी मन, एक स्वस्थ शरीर और मन हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण। गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य। इनेबल अस टू वर्क, हमें कार्य करने के सक्षम बनाता है। प्ले मतलब खेलने, एंड एंजॉय लाइफ, और जीवन का आनंद लेने के लिए टू द फुलेस्ट, पूरी तरीके से। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य यानी अच्छा स्वास्थ्य हमें कार्य करने, खेलने और जीवन का पूरी तरीके से आनंद लेने में सक्षम बनाता है। विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के। वेल्थ एंड मटेरियल पोजीशन मतलब कि धन और पदार्थों की जो संपत्ति है, आर मीनिंगलेस, अर्थहीन है, बेकार है। ए हेल्थी लाइफ स्टाइल मतलब एक स्वस्थ जीवन के तरीका में इंक्लूड्स ए बैलेंस डाइट, एक मतलब संतुलित आहार, बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार सम्मिलित होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम होता है। एंड एडक्वेट स्लीप, एडक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। क्या कहे कि एक स्वस्थ तरीके से जीवन जीने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। दीज हैबिट्स बूस्ट अवर एनर्जी, मतलब ये आदतें हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इम्प्रूव अवर मूड, हमारे भावों को सुधारते हैं, हमारे विचारों को सुधारते हैं। एंड इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी, और हमारी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं।
मोर ओवर इससे भी अधिक, हेल्थ इज ए प्रीसियस गिफ्ट, स्वास्थ्य एक बहुमूल्य उपहार है, दैट वी शुड चेरिश एंड प्रायोरिटाइज, जिसे हमें पोषित करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए और इसको प्राथमिकता देते रहना चाहिए। लेट अस मेक हेल्थी चॉइसेस, आओ हम स्वस्थ चुनाव करें, एंड टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, और अपने शरीर का ध्यान रखें। आफ्टर ऑल, अंततः हेल्थ इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, मतलब स्वास्थ्य एक खुशहाल और प्रसन्नचित यानी भरपूर जीवन का आधार है। टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लीजिए, टुडे मतलब आज, टुवर्ड्स ए हेल्थियर टुमारो, एक स्वस्थ कल के लिए, मतलब आज के एक स्वस्थ कल के लिए आज ही छोटे छोटे कदम उठाइए। एक पर लिखना है तो चलिए हम लोग देखते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ इज़ वेल्थ में क्या है? हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य एक वास्तविक धन है, दैट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग, जो जीवन को कैसा बनाता है? एक बहुमूल्य रहने योग्य बनाता है। ए हेल्थी बॉडी एंड माइंड आर इसेंशियल फॉर अचीविंग आवर गोल्स एंड ड्रीम्स। ए हेल्थी बॉडी मतलब एक स्वस्थ शरीर, एंड माइंड और दिमाग यानी मन, एक स्वस्थ शरीर और मन हमें हमारे लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण। गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य। इनेबल अस टू वर्क, हमें कार्य करने के सक्षम बनाता है। प्ले मतलब खेलने, एंड एंजॉय लाइफ, और जीवन का आनंद लेने के लिए टू द फुलेस्ट, पूरी तरीके से। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य यानी अच्छा स्वास्थ्य हमें कार्य करने, खेलने और जीवन का पूरी तरीके से आनंद लेने में सक्षम बनाता है। विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, वेल्थ एंड मटेरियल पोजीशन, मतलब कि धन और पदार्थों की जो संपत्ति है, आर मीनिंगलेस, अर्थहीन है, बेकार है। ए हेल्थी लाइफ स्टाइल मतलब एक स्वस्थ जीवन के तरीका में इंक्लूड्स ए बैलेंस डाइट, एक मतलब संतुलित आहार, बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार सम्मिलित होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम होता है। एंड एडक्वेट स्लीप, एडक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। क्या कहे कि एक स्वस्थ तरीके से जीवन जीने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। दीज हैबिट्स बूस्ट अवर एनर्जी, मतलब ये आदतें हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इम्प्रूव अवर मूड, हमारे भावों को सुधारते हैं, हमारे विचारों को सुधारते हैं। एंड इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी, और हमारी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। मोर ओवर इससे भी अधिक, हेल्थ इज ए प्रीसियस गिफ्ट, स्वास्थ्य एक बहुमूल्य उपहार है, दैट वी शुड चेरिश एंड प्रायोरिटाइज, जिसे हमें पोषित करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए और इसको प्राथमिकता देते रहना चाहिए। लेट अस मेक हेल्थी चॉइसेस, आओ हम स्वस्थ चुनाव करें, एंड टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, और अपने शरीर का ध्यान रखें। आफ्टर ऑल, अंततः हेल्थ इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, मतलब स्वास्थ्य एक खुशहाल और प्रसन्नचित यानी भरपूर जीवन का आधार है। टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे कदम लीजिए, टुडे मतलब आज, टुवर्ड्स ए हेल्थियर टुमारो, एक स्वस्थ कल के लिए, मतलब आज के एक स्वस्थ कल के लिए। कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली, आप किसी भी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में होने वाली कमियों के बारे में अवगत कराते हुए। अथवा देखिए, उसको मैं कई बार करा चुका हूँ, 2 बार शायद हो चुका है, इसलिए आपको ये वाला करवाएंगे। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, रिक्वेस्ट प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज करिकुलर एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब नियमित अंतरालों पर कुछ
अतिरिक्त क्रियाकलापों को कराने का निवेदन करते हुए उनसे एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं। टू द प्रिंसिपल, मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इस्लामिया इंटर कॉलेज बरेली। सर, श्रीमान जी। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें लिखना होगा। तो सब्जेक्ट में क्या है बच्चों? सब्जेक्ट में है रिक्वेस्टिंग द प्रिंसिपल टू अरेंज द इवनिंग गेम्स, मतलब शाम की खेल की, जैसे शाम का खेल भी तो अतिरिक्त दिनचर्या है पाठचर्या से। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, अत्यधिक निवेदन के साथ मैं कहता हूँ, दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 12th बी आर ईगर टू प्ले फुटबॉल, कि कक्षा 12 बी के अधिकांश बच्चे फुटबॉल एंड हॉकी और हॉकी खेलने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हैं। बट देयर इज़ नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, लेकिन कॉलेज में इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, योर गुड सेल्फ, आपकी अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए, टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स फॉर प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास के लिए नियमित शाम के खेलों की व्यवस्था करने का मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, क्लास लिख देना है, और इसके बाद में डेट आप परीक्षा वाली डालेंगे दीजिए। कह रहे हैं सपोज यू आर अमित, मान लो आप अमित हैं, एंड व्हाइल प्लेइंग यू, और जब आप खेल रहे हैं, यूज्ड एब्यूजिव टर्म्स टू योर फ्रेंड विकास, जब आप खेल रहे थे या खेलते हुए आपने अपने मित्र विकास को के लिए गाली वाले शब्दों का प्रयोग किया। नाउ अब राइट ए लेटर टू एपोलॉजी टू हिम, अब उससे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए। एज्योरिंग, उसे भरोसा दिलाते हुए, दैट यू विल नेवर डू इट अगेन, कि आप इसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। खेल खेल में कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना, तो वही कह रहे हैं कि मान लो आप अमित हैं और आपने खेलते हुए अपने मित्र विकास को गाली दे दिया है, तो अब उसे क्षमा मांगते हुए आप एक पत्र लिखिए कि आप दोबारा, और उसे भरोसा दिलाइए कि आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। अथवा क्या करना है बच्चों? अथवा करना ये है कि राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैसिलिटी, उनसे पुस्तकालय व्यवस्था में मतलब प्रदान करने का निवेदन करते हुए लिखिए, एज इट इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज, जैसा कि ये सही से व्यवस्थित नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना पत्र लिख देते हैं। आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल, जब सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, बीएचडी इंटर कॉलेज धानीपुर गोंडा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे कि भैया किस विषय पर लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या कह रहा है? रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटी, मतलब पुस्तकालय व्यवस्था में सुधार की निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र। अब देखते हैं। रिस्पेक्टेड सर, यानी श्रीमान जी, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन द कॉन्सर्न्स, मैं इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ, रिगार्डिंग द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन आवर कॉलेज, हमारे पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी का व्यवस्था है उसके ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूँ। व्हाइल द लाइब्रेरी इज़ एन इसेंशियल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट, जबकि पुस्तकालय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इट्स करेंट मैनेजमेंट एंड फैसिलिटीज़, इसकी जो वर्तमान व्यवस्था है और इसमें सुविधाएं हैं, आर नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के आशाओं पर खरा नहीं उतर रहा है या उनको उनकी आशाओं के अनुसार नहीं मिल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? द लाइब्रेरी फेसेस सेवरल इशूज़, पुस्तकालय में कई कमियां हैं। इंक्लूडिंग इनडिक्वेट सीटिंग कैपेसिटी, जैसे अपर्याप्त, इनडिक्वेट मतलब अपर्याप्त बैठने की क्षमता की व्यवस्था इसमें है। लिमिटेड बुक एबिलिटी, मतलब किताबों की सीमित उपलब्धता है। आउटडेटेड स्टडी मटेरियल्स,
बहुत पुराने अध्ययन सामग्री हैं, एंड लैक ऑफ प्रॉपर डिजिटल रिसोर्सेज और पर्याप्त या उचित डिजिटल संसाधनों की कमी है। मोरओवर, इससे भी अधिक, द लाइब्रेरीज वर्किंग आवर्स, जो लाइब्रेरी का पुस्तकालय का जो काम करने का समय है, एंड बोरोइंग पॉलिसीज, और किताबें ले जाने की जो नीतियां हैं, कुड बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली, ये अधिक छात्रों को मित्रवत हो सकती हैं। टू इम्प्रूव द लाइब्रेरीज फंक्शनलिटी, मतलब पुस्तकालय के कार्यों को सुधार करने के लिए, एंड मेक इट ये मोर इफेक्टिव रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स, और छात्रों के लिए इसे एक अधिक प्रभावशाली संसाधन बनाने के लिए, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, टू कंसीडर द फॉलोइंग सजेशंस, नीचे दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। अब देखते हैं कौन कौन सा निवेदन किया गया है इसमें। इंक्रीज द सीटिंग कैपेसिटी, मतलब बैठने की क्षमता को बढ़ाइए, एंड एक्सटेंड द लाइब्रेरी आवर्स, और पुस्तकालय के घंटों का समय विस्तृत कीजिए। अपडेट द बुक कलेक्शन, किताबों के संग्रह को और अपडेट कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू मोर जर्नल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज, और अधिक पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों को सब्सक्राइब कीजिए। इम्प्लीमेंट ये यूज़र फ्रेंडली ब्रोइंग सिस्टम, मतलब किताबों का जो ले जाने की व्यवस्था है उसमें एक अधिक मित्रवत सुझाव की व्यवस्था कीजिए। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, और ऑनलाइन संसाधनों की उपलब्धता को प्रदान कीजिए। अब देखते हैं बच्चों इसके बाद में क्या कह रहे हैं। इसके बाद में कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि विद योर सपोर्ट, आपकी सहायता से, द लाइब्रेरी कैन बिकम ये वाइब्रेंट लर्निंग हब फॉर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो पुस्तकालय है ये छात्रों के लिए एक सीखने का केंद्र बन सकता है। आई वुड एप्रिसिएट द अपॉर्चुनिटी, मैं इस अवसर की प्रशंसा करूंगा, टू डिस्कस दिस मैटर फर्दर विथ यू, आपके साथ इस मामले पर बाद में बातचीत करने की विषय पर मैं प्रशंसा करूंगा। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट, मेरे निवेदन पर विचार करने के लिए आपको धन्यवाद। डेट डाल देंगे जिस दिन परीक्षा होगा, हालांकि मैंने आज का डेट डाला है 7/10/2025। इसके बाद में क्या करना है, योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, XXX, यानी यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखना है, क्लास 12th कर देना है, और इसके मॉडल पेपर में होगा, और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। यहाँ से शुरू होता है सेक्शन सी, यानी ग्रामर वाला सेक्शन। ग्रामर वाले सेक्शन में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, किसी मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक पैसेज का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इन कॉल्ड, वह चीज़ जिसे बदला नहीं जा सकता, जो सही नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं। इनकरेक्टिबल कहेंगे, या इनकरेक्टेबल कहेंगे, या इनकरेक्टेड कहेंगे, या इनकरेजिबल कहेंगे। तो क्या कहेंगे बच्चों, उसे इनकरेजिबल कहेंगे, जिसे बदला नहीं जा सकता, अर्थात ना सुधारने योग्य। बी नंबर कह रहा है द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब जो वाक्यांश है कि बोन ऑफ कंटेंशन, इसका अर्थ क्या होता है। क्वेरल से मतलब झगड़ालू, या विद ये रीज़न यानी एक कारण के साथ, तर्क के साथ, या रीज़न ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े का कारण, या फिर ए डिस्टर्बिंग मैन, मतलब एक परेशान करने वाला व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीज़न ऑफ क्वेरल हो जाएगा, यानी झगड़े का एक कारण। इसके बाद में देखते हैं सी नंबर। तो सी नंबर क्या कह रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या होगा, फूलिश होगा, यानी मूर्ख, या सेमलेस होगा अर्थात बेशर्म, या वाइड स्पोकन जो विस्तृत बोलने वाला हो, या कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। तो बच्चों फ्रैंक मतलब क्या होता है, जो बहुत स्पष्टवादी होता है, और कैंडिड मतलब भी क्या होता है, तो स्पष्टवादी ही होता है। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है
द एंटोनिम ऑफ एनिशियंट इज, एनिशियंट का विपरीत क्या है, विलोम क्या है, ओल्ड होगा यानी पुराना, या एसेंट होगा, या डिसेंट होगा, या मॉडर्न। तो एनिशियंट मतलब होता है प्राचीन और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर ई नंबर कह रहा है, ई नंबर पर क्या कह रहा है, ऑलवेज स्पीक ये ट्रुथ, मतलब सदैव एक सत्य बोलो। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है, ऑलवेज में या स्पीक में या फिर ए में या ट्रुथ में, कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन है दैट व्हिच कैन नॉट बी करेक्टेड इन कॉल्ड, वह चीज़ जिसे बदला नहीं जा सकता, जो सही नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, इनकरेक्टिबल कहेंगे या इनकरेक्टेबल कहेंगे या इनकरेक्टेड कहेंगे या इनकरेजिबल कहेंगे। तो क्या कहेंगे बच्चों, उसे इनकरेजिबल कहेंगे, जिसे बदला नहीं जा सकता अर्थात ना सुधारने योग्य। बी नंबर कह रहा है द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब जो वाक्यांश है कि बोन ऑफ कंटेंशन, इसका अर्थ क्या होता है, क्वेरल से मतलब झगड़ालू, या विद ये रीज़न यानी एक कारण के साथ, तर्क के साथ, या रीज़न ऑफ क्वेरल अर्थात झगड़े का कारण, या फिर ए डिस्टर्बिंग मैन मतलब एक परेशान करने वाला व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रीज़न ऑफ क्वेरल हो जाएगा, यानी झगड़े का एक कारण। इसके बाद में देखते हैं सी नंबर। तो सी नंबर क्या कह रहा है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का सिनोनिम्स क्या होगा, फूलिश होगा यानी मूर्ख, या सेमलेस होगा अर्थात बेशर्म, या वाइड स्पोकन जो विस्तृत बोलने वाला हो, या कैंडिड मतलब स्पष्टवादी। तो बच्चों फ्रैंक मतलब क्या होता है, जो बहुत स्पष्टवादी होता है, और कैंडिड मतलब भी क्या होता है, तो स्पष्टवादी ही होता है। डी नंबर क्या कह रहा है, तो डी नंबर कह रहा है द एंटोनिम ऑफ एनिशियंट इज, एनिशियंट का विपरीत क्या है, विलोम क्या है, ओल्ड होगा यानी पुराना, या एसेंट होगा, या डिसेंट होगा, या मॉडर्न। तो एनिशियंट मतलब होता है प्राचीन और मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक। तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर ई नंबर कह रहा है, ई नंबर पर क्या कह रहा है, ऑलवेज स्पीक ये ट्रुथ, मतलब सदैव एक सत्य बोलो। व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस वाक्य में कौन से शब्द में गलती है, ऑलवेज में या स्पीक में या फिर ए में या ट्रुथ में। ऑलवेज भी सही है, स्पीक भी सही है, ट्रुथ भी सही है, लेकिन यहाँ ए नहीं, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। लाइक और शेयर कर दीजिए। और देखिए क्या कह रहा है 5 का, ये कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी भी एक को आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दीजिए। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी पुरुष क्या हैं, सभी पुरुष नश्वर हैं। अब इसमें बच्चों ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है, ये आपका सार्वभौमिक सत्य है, तो इसलिए हो जाएगा द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, अध्यापक ने कहा कि सभी छात्र नश्वर हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दूसरा कह रहा है सीता से, सीता कहती है आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगी। तो देखिए रीता सेज दैट सी विल डू इट, रीता कहती है कि वह इसे करेगी। इसके बाद में बी नंबर पर क्या कह रहा है, तो बी नंबर कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नीचे दिए गए किसी भी एक वाक्य को आप निर्देश के अनुसार जोड़िए। कह रहा है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, आर यू विल नॉट सक्सीड, या फिर तुम सफल नहीं होगे, इसको सिंपल में बदलना है। तो कह रहे हैं यू मस्ट वर्क हार्ड टू अवॉइड फेलियर, आपको असफलता से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। दूसरा इसमें कह रहा है ही सर्टेन ऑफ, दूसरा इसमें कह रहा है कि ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र की मदद करने के लिए कुशल है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसे बदलना है, तो ही सर्टेन दैट ही विल एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, उसे विश्वास है कि वह अपने मित्र की मदद कर सकेगा। सी नंबर कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, नीचे दिए गए किसी भी एक वाक्य को आप निर्देश के अनुसार बदल दीजिए। कह रहे हैं सी इज़ राइटिंग ए लेटर टू हर फ्रेंड, हर फादर, वह अपने पिताजी को एक पत्र लिख रही है। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई हर टू हर फादर, उसके द्वारा उसके पिता को एक पत्र लिखा जा रहा है। अथवा
दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पर कह रहे हैं श्याम इज़ टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। श्याम क्लास में अन्य किसी भी लड़के से अधिक लंबा है। इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो क्या कर देंगे कि श्याम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए सुपरलेटिव में एनी अदर हट जाता है, इस और देन भी हटेगा, तो टॉलर का टॉलेस्ट हो जाएगा, बाकी पूरा लिख दिया जाएगा। डी नंबर कह रहा है बच्चों, डी वाला कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए किसी भी एक वाक्य को आप क्या कीजिए, सही कीजिए। माय फ्रेंड रामू इज़ जूनियर देन मी। मेरा मित्र रामू मुझसे छोटा है। तो यहाँ देखिए जब जूनियर यानी IOR हो तो वहाँ देन के जगह पर टू हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड रामू इज़ जूनियर टू मी। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा नंबर कह रहा है डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। मतलब डियर्स अर्थात हिरण जंगल में चर रहे हैं। अब कह रहे हैं डियर आर, तो बच्चों जैसे फिश है, क्या क्या है, फिश है, सीप है और डियर है। ये तीन एक वचन और बहुवचन एक समान होते हैं, तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट सही हो जाएगा। ई नंबर कह रहा है कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। आप नीचे दिए गए किसी भी शब्द जोड़े को अपने खुद के वाक्य में जोड़िए। टू मेक द डिफरेंसेस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, उनके अर्थों में स्पष्ट भिन्नता बनाते हुए। अब देखो यहाँ पर क्या कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट लिखा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। पहले कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कि पहले कॉम्प्लीमेंट का जो अर्थ होता है बच्चों, उसका होता है पूरक। यानी कह दिए कि द न्यू कर्टेन्स आर ए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द रूम्स डेकोरेशन। कमरे की सजावट के लिए जो नए पर्दे हैं बहुत अच्छे पूरक हैं। और सी पेड हिम ए कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। उसने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, शानदार प्रदर्शन के लिए उसे एक इनाम दिया। यानी इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब रिवार्ड होता है। दूसरे में दूसरा जोड़ा कह रहा है बी बर्थ और बर्थ। तो यहाँ क्या कह रहा है, सी गेव बर्थ टू ए हेल्थी बेबी बॉय। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अब द शिप कहाँ से आ गया, फिर द शिप पुल्ड इनटू इट्स बर्थ एट द डक। शिप में इस जहाज़ को, इसके जो सीट थी इसको इसके डक पर लेकर के आया गया, अर्थात इसके केंद्र पर लाया गया। तो एक सीट, एक BIRTH बर्थ का मतलब होता है जन्म और BERTH बर्थ का मतलब होता है सीट। अब यहाँ पर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए बच्चों। 6 नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए पैसेज को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। चलिए देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है, तो क्या कहा गया, हु डज नॉट नो मुंशी प्रेमचंद। भैया मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता है। अधिकाधिक लोगों ने उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ा है। अधिकाधिक लोगों के लिए ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव रीड हिज स्टोरीज एंड नॉवेल्स। अधिकांश लोगों ने उनकी कहानियों और उपन्यासों को पढ़ा है। इसके बाद में क्या है, उनकी कहानियों तथा उपन्यासों में गांव में रहने वाले निर्धन तथा मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की झलक मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं। हिज स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स रिफ्लेक्ट, मतलब झलक देते हैं, द लाइफ ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़, मतलब गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों का। लिविंग इन विलेजेस, गाँव में रहने वाले लोगों का। फिर क्या कह रहे हैं, उन्होंने गांव, रीति रिवाज, सामाजिक बुराइयां, जमींदारों के अत्याचार तथा अंधविश्वासों के विषय में खुलकर लिखा है। तो भैया क्या करेंगे, ही हैज़ रिटन ओपनली अबाउट विलेजेस कस्टम्स, सोशल इविल्स, द ऑपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड सुपरस्टिशंस, मतलब अंधविश्वास। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो ही हैज़ प्रूव्ड दैट लिटरेचर इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी। इस प्रकार से सेक्शन सी तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पैसेज इनटू इंग्लिश। एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और इसका हम लोग अनुवाद देखते हैं। कह रहे हैं हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। तो क्या है, हमारे जीवन में समय का
बड़ा महत्व है। तो क्या कहे, टाइम इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लिव्स, यानी हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय का पालन ना करने वाला कभी सफल नहीं होता है। वन मतलब कोई एक, हु डज नॉट फॉलो टाइम, जो समय का पालन नहीं करता है, कैन नेवर सक्सीड, कभी भी सफल नहीं हो सकता है। अब इसके बाद में और क्या कह रहे हैं बच्चों, बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है। बीता समय कभी लौट कर वापस नहीं आता है, यानी टाइम वंस गॉन, एक बार गया हुआ समय नेवर कम्स बैक, कभी भी वापस नहीं आता है। समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। समय के साथ साथ चलना सदैव लाभदायक होता है, यानी मूविंग विथ टाइम इज ऑलवेज बेनिफिशियल, अर्थात समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। फिर क्या कहे, छात्रों के लिए, देखिए छात्रों के लिए तो समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स यानी छात्रों के लिए एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का प्रत्येक क्षण इज़ वेरी वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान है। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। तो क्या कहा कि दे शुड क्रिएट दियर डेली रूटीन इन ए टाइम बाउंड मैनर, मतलब समयबद्ध तरीके से। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो ए पर्सन हु फॉलोज टाइम, एक व्यक्ति जो समय का पालन करता है, नेवर फेल्स इन लाइफ, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। इस प्रकार से बच्चों पहला सेक्शन हम लोग 15 नंबर का कर चुके, दूसरा सेक्शन हम लोग 20 नंबर का 35 हो गया, और तीसरा सेक्शन हम लोग 25 नंबर का कर चुके, यानी कुल मिलाकर के हम लोगों का 60 नंबर तक का हो चुका। अब हम लोग देखेंगे, समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका लिटरेचर का यानी बुक का चलेगा, और अब तक आप लोग 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। तो बच्चों एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, और इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। और अब हम लोग देखते हैं 7वें प्रश्न से। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आप नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेड ट्रैप, मतलब चूहेदानी का विक्रेता या वो फेरी वाला उस चूहेदान पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में क्यों विचार करता था, क्यों मानता था। तो देख लीजिए भैया क्यों मानता था। द पेडलर कंसीडर्ड द वर्ड एज ए रेड ट्रैप, चूहेदानी का विक्रेता या वो घुमक्कड़ व्यक्ति पूरे संसार को एक चूहेदानी के रूप में मानता था। बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, विश्वास करता था, दैट द वर्ड वाज ए ट्रैप सेट, कि ये जो संसार था ये चूहेदानी के रूप में, एक जाल के रूप में था, सेट बाय द पावरफुल टू इंटिस एंड एक्सप्लॉइट द वीक, मतलब शक्तिशालियों के द्वारा लगाया गया था, व्यवस्थित किया गया, जो कमज़ोरों को अंदर बुलाने के लिए और फंसा लेने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए था। जस्ट लाइक ए रैट ट्रैप लर्स रैट्स विद बैट, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी चूहों को चारे से प्रलोभित करती है। एंड वंस काट, और एक बार जब पकड़ लेती है, दे आर ट्रैप्ड फॉर एवर, तो वह हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लीविंग देम विथ नथिंग, उनके पास कुछ भी न छोड़ते हुए। मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे तो आप इसे कर लेना। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हैमिल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा, तो चलिए देख लेते हैं। एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा, दैट कि फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा सबसे अधिक सुंदर भाषा थी इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व में। एम हैमिल ने कहा कि फ्रांसीसी भाषा विश्व में सबसे अधिक सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, मतलब सबसे स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सबसे अधिक तार्किक भाषा थी।
एंड दैट इट वाज देयर हेरिटेज, और जिससे कि यह उनकी एक विरासत थी। हेरिटेज मीन्स विरासत। ही इम्फेसाइज्ड, उन्होंने दृढ़ता से कहा, दैट दे शुड चेरिश एंड प्रिजर्व इट, कि उन्हें इसका सुरक्षा करना चाहिए और बचा के रखना चाहिए। एज इट वॉज द की टू दियर फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, क्योंकि यह उनकी स्वतंत्रता और पहचान की चाबी है। एंड वुड ऑलवेज बी ए लैंग्वेज ऑफ लव एंड सॉलिडेरिटी, और मजबूती और प्रेम की उनकी एक हमेशा के लिए भाषा बनी रहेगी। अब बी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों? तो बी नंबर पर कह रहा है, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द एल्डरली पीपुल, बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है? बड़े लोगों के लिए कूड़े का मतलब क्या होता है? तो फॉर द एल्डरली पीपुल, मतलब बड़े लोगों के लिए, एल्डरली रैग पीपल, रैग पिकर, जो बड़े कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके लिए गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ लिवलीहुड, कूड़े का मतलब जीविका है। ए सोर्स ऑफ इनकम, आय का एक स्रोत है। एंड ए वे टू सर्वाइव, और जीने का एक तरीका है। इट रिप्रेजेंट्स द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग, यह केवल एक जीवन जीने के मतलब या जीवन जीने के अर्थ को प्रस्तुत करता है। प्रोवाइडिंग फॉर दियर डेली नीड्स, उनके प्रतिदिन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रदान करते हुए। एंड कॉपिंग विद द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, और जीवन की कठिनाइयों, जीवन की मुश्किलों के साथ चलने के लिए। गिविंग देम ए सेंस ऑफ पर्पस, जो उन्हें उद्देश्य की एक समझ को देते हुए ये सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराती है। मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में कर लेना। और अथवा वाले में क्या कह रहा है बच्चों? तो अथवा वाले में कह रहा है, हाउ डज द अथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, कब लेखक कैसा महसूस करता है, मतलब ठीक बेहोश होने के ठीक पहले लेखक ने कैसा महसूस किया, जब बेहोश हो रहा था उसके ठीक पहले उसने क्या महसूस किया। तो भैया द अथर फील्स, लेखक महसूस करता है, ए सेंस ऑफ फियर, मतलब डर का एक भाव, पैनिक मतलब घबराहट, एंड डिस्पेयर और निराशा, जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश होने के ठीक पहले। लेखक बेहोश होने के ठीक पहले डर, घबराहट और निराशा के भाव को महसूस करता है। एज ही इज ग्रिप्ड बाय द पैरालाइजिंग ग्रिप ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जब वह, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वाटर होना चाहिए। जब वह वाटर के यानी पानी के एक संज्ञा शून्य करने वाले जकड़ में फंस गया, एंड हिज बॉडी इज शटिंग डाउन, और उसका शरीर धीरे धीरे कार्यशील यानी निष्क्रिय हो रहा था। मेकिंग हिम हेल्पलेस, उसे असहाय बनाते हुए। एंड वल्नरेबल, और दयनीय बनाते हुए। विद ए सेंस ऑफ Whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? M. Hamel ने फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया है? किसे दोषी ठहराया बच्चों? तो एम हैमेल ब्लेम्ड द पेरेंट्स एंड द पीपुल ऑफ अल्सास। एम हैमेल ने माता पिता और अल्सास के लोगों को दोषी ठहराया है फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान न देने के लिए एम हैमेल ने किसे दोषी ठहराया? तो अल्सास के लोगों और माता पिता को दोषी ठहराया है। एज दे प्रायोरिटाइज्ड सेंडिंग दियर चिल्ड्रेन टू वर्क, जैसा कि वह अपने बच्चों को कार्य पर भेजने में प्राथमिकता देते हैं, ओवर एजुकेशन, शिक्षा के अतिरिक्त, शिक्षा के बजाय। एंड ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर ऑकेशनल नेग्लिजेंस, और कभी कभार की उपेक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया है। अथवा, मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा कह रहा है, अथवा में क्या कह रहा है? व्हेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है?
तो सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली इंडिया। सीमापुरी दिल्ली के उत्तरी अंतिम छोर पर स्थित है। स्पेसिफिकली इन द नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, विशेष रूप से पूर्वोत्तर का जिला है। इट इज़ ए बैकवर्ड एरिया, यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मतलब पाठ के अकॉर्डिंग पिछड़ा हुआ क्षेत्र ही तो है। अब देखिए उन दोनों में से ए में जो अथवा करके था और उसमें दोनों में से कोई एक करना था। अब यहाँ पर बी में कह रहा है व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। वह कौन सी बचपन की घटना थी जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। तो द चाइल्डहुड इंसिडेंट मतलब बचपन की घटना दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। वाज मतलब थी, क्या था। व्हेन ही वाज नियरली ड्राउन्ड एट द YMCA पूल, जब वह लगभग YMCA तालाब में डूब चुके थे। एट द एज ऑफ 10 और 11, 10 या 11 वर्ष की उम्र पर। ए बिग बॉय टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, एक बड़े लड़के ने उन्हें गहरे पानी की ओर उछाल दिया था। एंड डगलस सैंक टू द बॉटम, और डगलस तली तक डूब गए थे। एक्सपीरियंसिंग इंटेंस फेयर, एक बहुत गहरा भय का अनुभव करते हुए। एंड ए सेंस ऑफ डेथ, और मृत्यु की एक समझ का अनुभव करते हुए। लिविंग ए लास्टिंग इम्पैक्ट, जिसने उनके ऊपर एक कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव छोड़ दिया था। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। तो जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया तो उस समय क्या हुआ था। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़े हो गए। रोट मतलब लिखा। वाइव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब श्यामपट पर उन्होंने लिखा। एंड डिसमिस्ड द स्टूडेंट्स, मार्किंग द एंड ऑफ हिज टीचिंग कैरियर, और अपने उस शिक्षण का कार्यकाल को, कैरियर को अंत का संकेत करते हुए छात्रों को उस दिन का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, आप नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी भी एक का 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। ये आपका 2 होता है, 2 में से कोई एक करना होता है, जिसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। क्या है। डिस्क्राइब इन डिटेल, विवरण में आप बताइए। हाउ डगलस मेक्स क्लियर द सेंस ऑफ पैनिक, डगलस किस प्रकार से अपने उस घबराहट के समझ को समाप्त कर पाए। दैट सीज्ड हिम एज द ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, जिसने उन्हें अवरुद्ध कर दिया था, रोक दिया था जब वो लगभग डूब चुके थे। तो चलिए देखते हैं। डगलस विविडली कन्वेज हिज पैनिक, डगलस विविध प्रकार से, अनेकों प्रकार से अपने उस घबराहट को दूर किए। थ्रू विस्क्रियल डिस्क्रिप्शंस, जो डिस्क्रिप्शंस मतलब जो इसमें विवरण है, क्या बता रहे हैं। आई सूक एंड सूक टिल द कोल्ड क्लेमी फीलिंग ऑफ ड्राउनिंग लेफ्ट मी, मैं बार बार हिल जाया करता था जब वह डरावनी मेरे डूबने की एहसास आता था। एंड माई लंग्स वीयर रेडी टू बर्स्ट, और क्या बताया कि मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। ही फेल्ट द ब्लैकनेस ऑफ द वाटर क्लोजिंग इन, उन्होंने पानी में डूबते हुए कालेपन को यानी अंधकार को महसूस किया था। एंड हिज हार्ट पाउंडिंग लाइक ए हैमर, और उनका हृदय एक हथौड़े की तरह उछल रहा था। दीज फ्रेज मतलब ये वाक्यांश इवोक ए सेंस ऑफ ओवरवेलमिंग फेयर, एक तीव्र भय की समझ को प्रकट करते हैं। एंड डिस्प्रेशन, और निराशा को प्रकट करते हैं। इमर्जिंग द रीडर इन डगलस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, मतलब जिसमें वो डगलस पाठकों को डगलस के उस भयभीत यानी डर वाले अनुभव में शामिल करते हैं। हिज फिजिकल सेंसेशन एंड इमोशनल टर्मोइल, उनका जो मतलब शारीरिक या कह सकते हैं भौतिक समझ और भावनात्मक विचार क्रिएट ये पैल्पेबल एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक, घबराहट का एक बहुत ही गहन वातावरण तैयार करता है। ड्राइंग द रीडर
into his desperate struggle for survival, पाठकों को अपने जीने की उस निराशापूर्ण स्थिति में खींचते हुए उन्हें आकर्षित करता है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है इन व्हाट वे, मतलब बी वाले में, किस प्रकार से इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, चूहेदानी वाले कहानी में, डज द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर, जो मतलब मुख्य लौह व्यापारी होता है उसका पात्र अपनी पुत्री से किस प्रकार से भिन्न होता है, अर्थात अलग होता है। तो चलिए देख लेते हैं। द आयरन मास्टर इज इम्पल्सिव, लाउड एंड मटेरियलिस्टिक, मतलब जो लौह व्यापारी है वो तीव्र है, तेज आवाज वाला है और पदार्थों से प्रेम करने वाला है। इनिशियली सीइंग द ट्रैम्प एज ए पोटेंशियल थीप, मतलब पूरी तरीके से जब वह उस घुमक्कड़ को चोर के रूप में, कुशल चोर के रूप में जानता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, हिज डॉटर एडला, उसकी पुत्री एडला, इज कंपैशनेट, मतलब एक दयालु है, जेंटल साधारण है, एंड पर्सपेक्टिव और अवधारणात्मक विचारधारा वाली है, ट्रीटिंग द ट्रैम्प विद काइंडनेस एंड डिग्निटी, जो उस घुमक्कड़ के प्रति दया और स्वाभिमान से व्यवहार करती है। सी रिकॉग्नाइजेज हिज ह्यूमैनिटी, वो उसकी मानवता को पहचानती है। व्हाइल हर फादर इज ड्राइवन बाई सेल्फ इंटरेस्ट, जबकि उसके पिता अपने स्वयं के भावों में, स्वयं की रुचियों में बहे हुए हैं, अर्थात फंसे हुए हैं। एडलाज वार्मथ एंड एम्पैथी ट्रांसफॉर्म द ट्रैम्प, एडला की गर्मजोशी और दया की भावना उस घुमक्कड़ को बदल देती है, उसको परिवर्तित कर देती है। हाईलाइटिंग हर फादर्स शॉर्ट कमिंग्स, अपने पिता की उस थोड़े से बीच में आने की गुणों को प्रदर्शित करते हुए। दियर डिफरिंग अप्रोच रिवील एडलाज नोबल नेचर, ये भिन्न बढ़त या भिन्न क्रियाकलाप एडला को एक अलग या श्रेष्ठ प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। शोकेसिंग हर कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन, उसके उस समरण। आठवां क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक का आप 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, 2 दिया जाएगा, कोई एक करना होगा। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, मतलब कांच के फैक्ट्री में कांच की चूड़ियों का जो निर्माण करने वाले कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनके बारे में वर्णन करो, उनके जीवन का वर्णन करो। तो चलिए वर्णन करते हैं और देखते हैं। द लाइफ ऑफ पीपुल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, तो चूड़ी उद्योग कारखाना में कार्य करने वाले लोगों का जीवन इज मार्क्ड बाय हार्डशिप एंड स्ट्रगल, मतलब कठिनाइयाँ और संघर्ष से चिन्हित किया गया है। सविता, ये यंग वोमेन, मतलब सविता एक छोटी महिला, एक युवा महिला, वर्क्स टायरलेसली, मतलब बिना थके हुए कार्य करती है। हर हैंड्स स्टेन्ड विद बर्न्स एंड स्केयर्स, उसके हाथ जलने से और दागों से खुरदुरे हैं। फ्रॉम हैंडलिंग हॉट ग्लास, गर्म कांच की चूड़ियों को पकड़ने की वजह से सख्त हो गए हैं। सी टॉयल्स इन ए स्मॉल डिंगी रूम, वह एक छोटे से बदबूदार कमरे में परिश्रम करती है, कार्य करती है। हर आईज स्ट्रेन्ड फ्रॉम फोकसिंग ऑन इंट्रिकेट डिजाइंस, उस दुर्लभ डिज़ाइन यानी तौर तरीकों पर कार्य करने की वजह से उसकी आंखें अभ्यस्त हो गई हैं, धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं। द वर्क इज लेबर इंटेंसिव, मतलब ये कार्य अत्यधिक परिश्रम का है। एंड द पे इज मीजर, और भुगतान बहुत थोड़ा सा है, भुगतान बहुत थोड़ा सा है और वर्क बहुत अधिक है। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इन चुनौतियों के बावजूद भी सविता कंटिन्यूज टू वर्क, सविता कार्य करना जारी रखती है। ड्राइवन बाय द नीड टू सपोर्ट हर फैमिली, अपने परिवार की मदद करने की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर वो कार्य कर रही है। हर स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द प्लाइट ऑफ मेनी इन द इंडस्ट्री, उसकी कहानी इस उद्योग में बहुत से लोगों के
फंसे होने के प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। ट्रैप्ड इन ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड ड्रगरी, जो गरीबी और अभाव के इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। अथवा अब देखिए बी में से है, बी क्या कह रहा है, तो बी नंबर कह रहा है बच्चों कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, और उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे किया। तो देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं। गांधी जी रीच्ड चंपारण एट द इन्वाइटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे। अब राजकुमार शुक्ला कौन है, ए लोकल फार्मर, मतलब एक स्थानीय किसान, हु अप्रोच्ड हिम एट द लखनऊ कांग्रेस, जो लखनऊ कांग्रेस के सम्मेलन में उन्हें मिला था। शुक्ला अर्ज्ड गांधी टू विजिट चंपारण, शुक्ला ने गांधी से चंपारण आने के लिए निवेदन किया। एंड एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स, और जो नील के किसान हैं उनकी स्थितियों से संबोधित किया। एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश प्लांटर्स, जो अंग्रेज अधिकारियों से यानी अंग्रेज जमींदारों से बहुत अधिक परेशान थे। गांधी अराइव्ड इन चंपारण इन अप्रैल 1917, गांधी चंपारण में अप्रैल 1917 में पहुंचे। एंड बिगेन ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स, और किसानों को संगठन बनाने लगे। लिसनिंग टू दियर ग्रीवेंसेस, उनके दुखों को सुनते हुए। एंड प्रमोटिंग नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, और अहिंसा के आंदोलन को विकसित करते हुए उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। फिर क्या कह रहे हैं बच्चों, ही कलेक्टेड टेस्टिमोनीज, उन्होंने चरित्र यानी गुणों को इकट्ठा किया। मेट विद प्लांटर्स एंड ऑफिशियल्स, जमींदारों और अधिकारियों से मिले। एंड इवेंचुअली द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमीशन, और सौभाग्यवश सरकार ने एक आयोग गठित कर दिया। लीडिंग टू द एबोलिशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव तिनकठिया सिस्टम, जो इस तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। एंड रिफॉर्म्स इम्प्रूविंग फार्मर्स लिव्स, और किसानों की रहन सहन को सुधार। 9वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहे हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। कवियत्री कह रहे मैंने उन्हें दोबारा देखा। वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जो उदास थी और पीली थी एक देर में जैसे चंद्रमा, ठंडी के चंद्रमा के समान उदास थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, और उस पुराने परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फेयर, जो मेरे बचपन का भय था। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा था वो था, क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड, जो कुछ मैंने किया, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वो मैं मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती ही रही। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा पोएम है। कमेंट सेक्शन में पोएम का नाम बताइए और साथ ही साथ पोएट का नाम भी बताइए। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, कवियत्री की माँ की तुलना किससे की गई है। तो किससे की गई है कवियत्री की माँ की तुलना, तो द पोएटेस मदर इज कंपेयर्ड टू ए लेट विंटर्स मून, कवियत्री की माँ की तुलना ठंडी के एक देर के चंद्रमा से की गई है। सजेस्टिंग, ये सुझाव देते हुए, सी इज वैन की वह पीली हैं, मतलब उदास हैं, पेल पीली हैं। एंड फेडिंग, और मुरझाई हुई हैं। मच लाइक द मून इन द विंटर सीजन, ठीक वैसा ही जैसा चंद्रमा ठंडी के समय में होता है। अच्छा, अब बी वाला क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है कि व्हाट डिड द पोएटेस फील, कवियत्री क्या महसूस करती है। तो भैया आंसर में देखते हैं,
द पोएटेस फेल्ट ए फैमिलियर एज, कवियत्री एक परिचित दर्द को महसूस करती है। ए चाइल्डहुड फेयर, एक बचपन का भय। लाइकली द फेयर ऑफ लॉसिंग हर मदर, ठीक वैसा ही जिससे अपनी माँ को खोने का भय उसे होता है। सी नंबर क्या कह रहा है? सी नंबर कह रहा है व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर यानी प्रस्थान के समय पर कवियत्री ने अपनी माँ के लिए क्या किया था? तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पर, द पोएटेस स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, कवियत्री मुस्कुराई और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ट्राइंग टू हाइड हर ट्रू इमोशन, अपने सच्चे भावों को छुपाने का प्रयास करते हुए, एंड पुट अप ए ब्रेव फेस, और एक बहादुर चेहरा बनाए रखा। सेइंग कहते हुए, सी यू सो अम्मा 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी मतलब नीचे दिए गए कविता में से, नामों में से किसी एक पर आप केंद्रीय भाव उसका लिखिए। तो कीपिंग क्वाइट है बच्चों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, और ए रोड साइड स्टैंड है। बार बार कहता हूँ 5 सेंट्रल आइडिया है, कोई भी 3 आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखते हैं इसमें से कि क्या है। इसमें से आप लोगों का जो सेंट्रल आइडिया है, द सेंट्रल आइडिया पाब्लो नेरूडाज पोएम, मतलब पाब्लो नेरूडा की कविता का केंद्रीय भाव कीपिंग क्वाइट, जो क्या है कीपिंग क्वाइट है, इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ये आत्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाव है। साइलेंस मतलब शांति का, एंड स्टिलनेस और गंभीरता का, इन ए पोएटिक वर्ड, एक अद्भुत शोर शराबापूर्ण संसार में। द पोएट एडवोकेट्स फॉर ए मोमेंट टू ऑफ कलेक्टिंग क्वाइट्यूड, कवि एक क्षण के लिए पूरी तरीके से शांति करने का वकालत करता है, अर्थात बात करता है। Where people cease their activities, जहाँ पर लोग अपने क्रियाकलापों को रोक दें, बंद कर दें, and reflect on their actions, और अपने कार्यों को प्रभावित कर दें, मतलब परावर्तित कर दें, इमोशंस अपने भावों को, and connections और अपने लगावों को पुनः वो परावर्तित कर सकें। The silence is not just the absence of noise, शांति केवल शोर शराबों का बंद हो जाना ही नहीं है या अनुपस्थित होना ही नहीं है, बट ए कैटालिस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बल्कि अपने आप को समझने का एक उत्प्रेरक है। यूनिटी एकता का, एंड हारमोनी और संयम के लिए यह एक उत्प्रेरक है। नेरूडा एम्फेसाइज द नीड टू पॉज, नेरूडा रुकने की आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक कहते हैं। इंट्रोस्पेक्ट एंड रिकनेक्ट विद वन सेल्फ एंड नेचर, किसी को भी अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए यह एक उत्प्रेरक के रूप में। सजेस्टिंग सुझाव देते हुए दैट सच मोमेंट्स कैन लीड टू पर्सनल एंड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन, कि इस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का आप लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चलिए भैया देख लेते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है, हु वाज हैना, हैना कौन थी, और हाउ डिड सी मीट सदाओ, व सदाओ को कैसे मिली। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ हाकी, इस जापानी सर्जन। हना डॉक्टर सदाओ हाकी एक जापानी सर्जन की पत्नी थी। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह अमेरिका में सदाओ को मिली। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर यानी प्रवक्ता के घर पर, जो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स विदेशी छात्रों को इकट्ठा करना चाहता था, उसके उस कार्यक्रम में वह उन्हें मिली थी। अब देखते हैं बच्चों, इसमें अथवा भी है। अथवा, व्हाट विल महाराज डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, महाराज 100 मतलब जो उनके आवश्यक
संख्या थी बाघों को मारने की, उसके लिए वे क्या करेंगे। तो द महाराज डिटरमाइंड टू किल ये 100 टाइगर्स, महाराज ने 100 बाघों को मारने का निर्णय लिया था। टुक ड्रेस्टिक मेजर्स टू अचीव हिज गोल, और अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए साहसपूर्ण उन्होंने कार्य किए थे। ही बैंड टाइगर हंटिंग इन द स्टेट, उन्होंने राज्य में बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउिंग ओनली हिमसेल्फ टू हंट टाइगर्स, ये बताते हुए कि वे केवल स्वयं बाघ को मारेंगे। दिस इंश्योर्ड, ये विश्वास दिलाता है दैट ही हैड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द टाइगर पॉपुलेशन, कि बाघों की जनसंख्या पर उनका एकाधिकार था। इंक्रीजिंग हिज चांसेस ऑफ रीचिंग हिज टारगेट, जिससे अगर वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाते बाघ तो वो अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के अवसर ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाता। अब देखते हैं बच्चों, इसका बी नंबर क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है व्हाट इज दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, वो क्या चीज़ थी जो डेरी को उसके स्वयं के सिवाय मिस्टर लैम्ब के पास आकर्षित कर गई, खींच कर ले गई। डेरी एक कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबल्ड कैरेक्टर, डेरी एक मिश्रित और परेशान पात्र है। इज ड्रॉन टू मिस्टर लैम्ब, मिस्टर लैम्ब के पास खींचा चला जाता है। डिस्पाइट हिज इनिशियल रेसिस्टेंस, उसके आंतरिक प्रतिरोध के बाद भी। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन, इस अप्रत्याशित लगाव के लिए कई तथ्य हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलो देख लेते हैं। एक तो काइंडनेस एंड एक्सेप्टेंस, मतलब दयालुता और स्वीकृति। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, उसके अंदर कोई भी निर्णायक कह सकते हैं भाव नहीं था। शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन, अपने दर्द के अनुभव को साझा करना। लैम्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, लैम्ब का धैर्य और समझने की क्षमता। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर लेना भैया। अथवा में क्या कह रहा है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ था। द थर्ड लेवल वाज ए माइस्ट्रियस सीक्रेट लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो तृतीय तल था ये एक रहस्यमयी तल था ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। ए मेजर रेलवे स्टेशन इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। इट वॉज सिचुएटेड बेनीथ द एग्जिटिंग 2 लेवल्स ऑफ द स्टेशन, ये उस स्टेशन के 2 तल के नीचे, उस स्टेशन के 2 तल के नीचे स्थित था। which were bustling with people and trains, जो लोगों और ट्रेनों से शोर शराबा युक्त था। द थर्ड लेवल, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। द थर्ड लेवल वाज एन ओल्ड डिमली लिट, मतलब जो तृतीय तल था वो पुराना, थोड़ा सा प्रकाशित या मध्यम प्रकाश वाला एंड क्वाइटर एरिया, और शांत क्षेत्र था। सीमिंगली फ्रोजन इन टाइम, जैसे उस समय के साथ साथ जम गया हो। विथ फीचर्स लाइक ओल्ड फैशनड लोकोमोटिव, पुराने तरीकों के उसमें गुण कौन कौन से थे, तो पुराने तरीके के इंजन थे, गैस लैम्प, गैस के प्रकाश थे, एंड ए डिफरेंट एटमॉस्फेयर, और एक अलग वातावरण वहाँ का था। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप लगभग 80 शब्दों में दे दीजिए भैया। तो चलिए क्या है, हु वाज डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ कौन थे। हाउ डिड ही मीट, वो कैसे मिले। एंड मेरी हना, और हना से शादी कैसे की, मतलब डॉक्टर सदाओ कौन थे, वह हना से कैसे मिले और शादी की। हना वाज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, हाकी, हना डॉक्टर सदाओ हाकी की पत्नी थी। ए जापानी सर्जन, एक जो जापानी सर्जन है। सी मेट सदाओ इन अमेरिका, वह सदाओ को अमेरिका में मिली थी। स्पेशली एट ए गेट टूगेदर अरेंज्ड बाई एन अमेरिकन प्रोफेसर एट हिज होम फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, विशेष रूप से एक अमेरिकी प्रोफेसर के द्वारा, अमेरिकी प्रवक्ता के द्वारा सभी विदेशी छात्रों को अपने घर पर आमंत्रित करने के दौरान वह मिली थी। सदाओ हु वाज स्टडीइंग सर्जरी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सदाओ जो
यूनाइटेड स्टेट में सर्जरी का अध्ययन कर रहा था, वेटेड टू कन्फर्म हनाज प्योर जापानीज रूट्स, मतलब हना के मूल शुद्ध जापानी होने के तक इंतजार किया, मतलब जांच करने के लिए, विश्वास करने के लिए, बिफोर फॉलिंग इन लव विथ हर, उसके प्रेम में पड़ने से पहले उसने इस बात का इंतजार किया और जांच की कि क्या ये वास्तव में पूरी तरीके से जापानी है। नोइंग हिज फादर वुड अप्रूव ऑफ दियर यूनियन, ये जानते हुए कि उनके पिता उन्हें केवल उनके उस साथ को तभी अनुमति देंगे, ओनली इफ शी वाज जापानीज, केवल यदि वह जापानी होती। दे गॉट मैरिड इन जापान, उन्होंने जापान में शादी कर ली, विद सदाओज फादर्स कॉन्सेंट, सदाओ के पिता की अनुमति से, फॉलोइंग ट्रेडिशनल जापानीज कस्टम्स, मतलब जापानी पारंपरिक जापानी रीति रिवाजों के अनुसार उन्होंने शादी कर ली। अब देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या प्रदर्शित करता है, तृतीय तल क्या प्रदर्शित करता है। तो भैया द थर्ड लेवल रिफर्स टू ए माइस्ट्रियस हिडन लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो थर्ड लेवल है ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक रहस्यमयी छुपा हुआ तल प्रदर्शित करता है। सिंबोलाइजिंग एन एस्केप रूट, एक बचने का, भागने का मूल रास्ता दिखाता है, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब वर्तमान समय की जो संकट हैं, संघर्ष हैं और तनाव है, उससे बचकर भागने का रास्ता दिखाता है। इट इज़ ए गेटवे टू द पास्ट, ये अतीत के लिए एक मार्ग है, स्पेसिफिकली टू गैलिसबर्ग, विशेष रूप से गैलिसबर्ग इलिनॉइस का इन 1894 1894 में, रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, जो एक अधिक साधारण और अधिक शांतिपूर्ण युग का प्रदर्शित करता है। द थर्ड लेवल सर्व्स एज मेटाफर फॉर, ये मतलब जो रूपक के रूप में लिया गया, क्या क्या है, एस्केप मतलब भागना, ए मीन्स टू फ्ली द प्रेशर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, मतलब वर्तमान जीवन के दबावों से भाग जाना। नोस्टाल्जिया मतलब ए लॉन्गिंग फॉर ये बाईगॉन इरा, एक बीते हुए क्षेत्र में, यानी काल्पनिकता, बीते हुए क्षेत्र में पुनः रहना, परसीव्ड एज मोर आइडियलिक, मतलब जो बहुत अधिक आपके विचारों में विद्यमान रहता है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, चार्ली के कल्पना का एक क्या है, चार्ली के कल्पना का एक उत्पादन, ब्लरिंग रियलिटी एंड फैंटासी, जो वास्तविकता और काल्पनिकता को एक दूसरे में धूमिल करता है। द इनिग्मेटिक लेवल स्पार्क्स क्यूरियोसिटी, ये जो एक मतलब तात्कालिक तल है, या कह सकते हैं मतलब जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी बिना किसी सोच के उत्सुकता, इनवाइटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ इट्स सिंबोलिज्म, इसके प्रतीक के विस्तार को दर्शाती है, एंड सिग्निफिकेंस इन द स्टोरी, और इस कहानी में क्या करती है, इस कहानी में उसके महत्व को दर्शाती है। तो बच्चों आप लोग निरंतर अंत तक जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मान लीजिए, सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कहा भी जाता है कि जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो बच्चों अपने इरादों में जीत की गूंज को बनाए रखिए, जुनून को बनाए रखिए, और उस जुनून के अकॉर्डिंग आप परिश्रम करते रहिए। यकीन मानिए आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% आप बढ़िया करेंगे पेपर में, और आपका दावा है 95% प्लस आप लोग लेकर के आ सकते हैं, अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते रहते हैं तो। चलिए, अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें, क्योंकि आपका सुझाव ही मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।